नमस्ते प्रिय छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं की साइंस की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला अध्याय केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है। इसमें सबसे पहले चैप्टर को यदि हम इंग्लिश में देखते हैं, जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सर्वप्रथम हम चैप्टर को ही समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण किसे कहते हैं। तो हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहती हैं। तो जिस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उस प्रकार भौतिक क्रियाएं होती हैं। आपने कक्षा 9th में आपने रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों के बारे में सुना होगा। तो हम थोड़ा सा रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तनों के बारे में प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। आपने भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आपने जैसे सुना होगा कि भौतिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी मतलब अभिक्रिया में ऐसा परिवर्तन जिसमें नए उत्पाद का निर्माण ना हो। जैसे यदि हम टमाटर को काटते हैं, तो नए उत्पाद में टमाटर के ही छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे यदि हम किसी गैस को जलाते हैं, जैसे एलपीजी का दहन, तो यदि हम एलपीजी गैस को जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं। तो कहने का उद्देश्य यह है कि भौतिक परिवर्तन में नए उत्पाद का निर्माण ना होकर रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे यदि हम पेड़ को काटते हैं, पेड़ का काटना एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे यदि हम पेड़ को काटेंगे तो पेड़ की लकड़ी ही प्राप्त होगी। लेकिन यदि हम रासायनिक परिवर्तन की ओर देखें, तो जैसे यदि हम क्या करें, एलपीजी को जलाएं, एलपीजी का दहन करें, जलाएं। यदि हम एलपीजी का दहन करते हैं अर्थात एलपीजी गैस को जलाते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अर्थात यदि हम पेड़ों को काटते हैं अर्थात हम भौतिक परिवर्तन करते हैं, तो हमें वैसे ही पेड़ प्राप्त होते हैं अर्थात वैसे ही लकड़ी प्राप्त होती है। उसी प्रकार अर्थात भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण ना होकर उसी पदार्थ का निर्माण मतलब उसे रूपांतरित किया जाता है। लेकिन केमिकल परिवर्तन में जब एलपीजी का दहन होता है तो हमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एलपीजी के दहन में आपको पता होगा कि एलपीजी के दहन के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो हमें आशा है कि आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, तो हमारा सबसे पहले टॉपिक क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिस क्रिया द्वारा गुजरते हैं उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि किसी रासायनिक परिवर्तन हम जानते हैं कि जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है, ऐसी परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और यदि इसकी क्रियाविधि देख लें तो इसी क्रियाविधि को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक जब रासायनिक उत्पाद मिलकर नए उत्पाद का जब दो या दो से अधिक रासायनिक अभिकारक मिलकर यदि उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, तो आपको सर्वप्रथम यह पता होना चाहिए कि जो हम अभिक्रिया के पहले लेते हैं हम उन्हें अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट्स कहते हैं, तथा जो हमें अभिक्रिया के बाद जो निर्मित होते हैं हम उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लेते हैं
कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक अभिकारक अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ को यदि हम मिलाते हैं अर्थात अभिकारक को मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ अर्थात उत्पाद का निर्माण होते हैं अर्थात प्रोडक्ट का निर्माण होते हैं। इस प्रकार की हम अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमें यह आशा होगी कि आपको यह रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपकी एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th में आपका एक उदाहरण दिया है, क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप फर्स्ट। इससे आपको एक क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा गया है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन अर्थात मैग्नीशियम की एक पट्टी है, यदि आपको क्या करना है, जलाना है। तो सुने, तो मैग्नीशियम की एक पट्टी को यदि हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, यदि हम मैग्नीशियम की एक पट्टी को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के कुछ प्राप्त होते हैं अणु। जैसे यदि हम इसका यदि हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ये आपके पास मैग्नीशियम रिबन होगी, मैग्नीशियम की कोई पट्टी होगी, जैसे आप ऑक्सीजन की उपस्थिति अर्थात O2 से क्रिया कराएंगे अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। यदि आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दी, जलाना अर्थात दहन करने के लिए आप डेल के निशान से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको जो नया उत्पाद प्राप्त होगा जिसे हम MgO कहेंगे अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अर्थात हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने दो रिएक्टेंट्स अर्थात यहाँ पर हमने क्या लीजिए, अभिकारक। यहाँ पर हमने क्या लिए, अभिकारक। और यहाँ पर अभिकारक लेने के बाद जिनका निर्माण हुआ जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद। अर्थात आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक रासायनिक अभिकर्मक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पाद के अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट्स के रूप में Mg और O2 है और यहाँ पर उत्पाद के लिए यहाँ पर MgO है। यदि हम इसको संतुलन की बात करें तो संतुलित करने के लिए हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर संतुलित कर देते हैं। तो यहाँ पे ये संतुलित हो गया। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और इसका एक उदाहरण समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे में तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम को जलाने के पहले अर्थात मैग्नीशियम रेवन को बर्न करने के पहले आपको मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों करना होता है। तो मैग्नीशियम रेवन को साफ करने के लिए मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है, अर्थात मैग्नीशियम रेवन को जलाने से पहले इसे साफ करना क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो आप इसका उत्तर ये लिखेंगे कि मैग्नीशियम रेवन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से पूर्व इसीलिए साफ किया जाता है क्योंकि
मैग्नीशियम यदि उसको साफ मैग्नीशियम के ऊपर बहुत देरी तक रखे रहने के कारण ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो कि उसे जलाने से रोकती है। अर्थात हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पूर्व क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और आपका ये परिभाषा भी कंप्लीट हो गया। तो लिखें थोड़ा सा। तत्पश्चात अब हम इसके कारण को समझते हैं कि आप कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। अर्थात इसके हम सिम्टम्स अर्थात लक्षण के बारे में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने हो रही है तो आप किस प्रकार समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके लिए क्या चीज़ उत्तरदायी है। तो हम आप थोड़ा सा लिखिए, तो जिसमें हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी कारण। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए लक्षण आप कैसे कहेंगे कोई अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही। तो सुने, तो आपको यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसका अर्थ होगा कि किसी भी अवस्था में परिवर्तन, आपको तो सर्वप्रथम अवस्था पता होना चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कणों के आधार पर अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैस अवस्था होती है। और तीसरी गैस अवस्था, चौथी प्लाज्मा और पांचवी बीईसी अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। जिसमें आपको यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे यदि आपको पता हो, जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, यह सॉलिड अवस्था अर्थात ठोस अवस्था में थी पहले, लेकिन आपने इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने जैसे ही इसको जलाया तो आपने जो है यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन अर्थात मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो यहाँ पर आपको MgO का क्या मिला, अवशेष मिले, अवक्षेप मिले। तो यह क्या हो गया, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर टुकड़े मिले। लेकिन यहाँ पे आपने क्या है, मैग्नीशियम रिबन की अर्थात यहाँ पर सॉलिड रूप जलाया, लेकिन यहाँ पर आपको भुरभुरा रूप अर्थात भूसे के रूप में मिला, अर्थात राख के रूप में मिला। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसमें आपकी अवस्था को चेंज कर दिया। यहाँ पे सॉलिड अवस्था से आपकी भुरभुरेपन को ला दिया। अर्थात यहाँ पर यदि आप मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर ठोस अवस्था में है, लेकिन यदि आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे आप जला देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, आपको राख के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात आपकी इसके सबसे पहले सिम्टम्स में यदि कोई यहाँ पर अपन बोल सकते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा कि अवस्था में परिवर्तन का अर्थ होगा ठोस अवस्था से भुरभुरी अवस्था में आ गया। यह अर्थात यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहला आपको सिम्टम समझ में आ गया होगा। दूसरा सिम्टम, दूसरा लक्षण, रंग में परिवर्तन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हो सकता है कि रंग में ही परिवर्तन हो जाए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि रंग में ही परिवर्तन हो, जरूरी ये भी नहीं है कि अवस्था में अकेला परिवर्तन हो। अर्थात इसमें से यदि एक चीज का भी पालन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो और इसमें तीसरा है आपका गैस का उत्सर्जन। तीसरा क्या है, गैस का उत्सर्जन। या निष्कासन। और चौथा दिया गया है आपकी किताब में, तापमान में परिवर्तन। अब इनको समझे। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है
तो अभिकारकों से जब उत्पाद में हम जानते हैं तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, अर्थात सॉलिड से यानी लिक्विड में जा सकते हैं, सॉलिड से गैस में जा सकते हैं। जैसे आपको ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया अर्थात सब्लिमेशन रिएक्शन के बारे में पता होगा कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है कि जैसा कोई कपूर है तो कपूर क्या होता है कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है अर्थात सब्लिमेटेड प्रोडक्ट्स होता है। तो क्या होता है कि जब उसे हम जलाते हैं अर्थात उसे गर्म करते हैं तो जैसे ही उसे हम गर्म करते हैं तो वह ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई अवस्था में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि अवस्था में परिवर्तन से हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ कि हम जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हो सकता है कि जो नया उत्पाद बने और अभिकारक इनमें रंग में परिवर्तन हो जाए। और तीसरा क्या है, गैस उत्सर्जन। जैसे यदि आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे तो उसमें गैस, ऊष्मा, बहुत सारी चीज़ों का उत्सर्जन होगा। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहेंगे। तो इसमें हो सकता है कि आपका गैस में उत्सर्जन हो। और तापमान परिवर्तन, आपने यदि टेस्ट ट्यूब आपने देखा होगा परखनली, तो परखनली में जैसे भी अभिकारकों को कभी कभी मिलाते हैं तो पहले परखनली ठंडी होती है, लेकिन जब उनका हम मिक्सर करा देते हैं अर्थात उनको मिला देते हैं आपस में तो आप देख सकते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाती हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि पहले ठंडी थी लेकिन क्या होगा जब अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, गर्म हो गया। जैसे आप सोडियम का भी तो उदाहरण ले सकते हैं। सोडियम को यदि पेट्रोल में रखते हैं, पेट्रोल नहीं और उसको क्या बोलते हैं, केरोसिन ऑयल में, तो क्या होता है सोडियम को यदि हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं तो केरोसिन ऑयल में रखने से मतलब वो ठंडी अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे हम उसे ऑक्सीजन में की अवस्था में ले आते हैं तो अब विस्फोटक रूप धारण कर लेता है अर्थात फूटने लगता है। तो कहने का अर्थ क्या होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो क्या होता है, तापमान में ही परिवर्तन होता है। तो हम इन चारों परिवर्तनों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये आपके यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो गए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हो गए, अवस्था में परिवर्तन हो गए, रंग में परिवर्तन हो गए, तो गैस में परिवर्तन हो गए और ताप में परिवर्तन हो गए। अर्थात हमने यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया कि अपन लोग चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन एंड इक्वेशन। इसमें हमने सर्वप्रथम हमने यह समझा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण के बारे में हमने अभी नहीं बताया है, हमने सर्वप्रथम बता रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम हमें आज यह समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप सभी को यह विदित होगा कि हमने अभी बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने यह बताया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब दो या दो से अधिक रासायनिक अभिकर्मक जब हिस्सा लेते हैं तो जब नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और इस प्रकार की अभिक्रिया में नए उत्पाद का निर्माण होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में हमने एक उदाहरण Mg और जैसे हमने आपकी क्रियाकलाप फर्स्ट आपकी NCERT बुक्स 10th क्लास में आपको विदित होगा कि आपने दिया है और उसमें कहा गया है कि जब मैग्नीशियम रेवन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है अर्थात MgO प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Mg अर्थात सॉलिड है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अर्थात O2 की उपस्थिति में रिएक्शन करके अर्थात उसको जलाकर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि एक भुरभुरे रंग का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था से भुरभुरी अवस्था में आ गया। तो आप पहले नियम का तो पालन कर रहा है। रंग में परिवर्तन, जैसे यदि आप मैग्नीशियम आप जान सकते हैं कि आप कोई भी लाल या जिस कलर का भी हो, लेकिन यदि आप उसको राख मतलब जलाते हैं तो वह दूसरे कलर का परिवर्तित हो जाता है। गैस में आप देख सकते हैं कि गैस में परिवर्तन अर्थात जब आप उसको जलाते हैं तो कोई ना कोई गैस उत्पन्न होती ही है। और तापमान परिवर्तन का अर्थ क्या होगा कि पहले मैग्नीशियम ठंडी थी, फिर उसको जब जलाते हैं तो तापमान में परिवर्तन करके उसे तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, तापमान देकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में हमें चार उत्तरदायी कारकों में ध्यान देना होगा, जिसमें हमें पहला अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान परिवर्तन और गैस में परिवर्तन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमने
आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया और हमने उसके लक्षण के बारे में बताया। आपका क्रियाकलाप सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया क्या है, यहाँ पर आपको क्रियाकलाप फर्स्ट और क्रियाकलाप सेकंड और क्रियाकलाप थर्ड में आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में आपको केमिकल रिएक्शन की कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसे क्रियाकलाप के रूप में दिए गए हैं, ना कि उसे समीकरण के रूप में। तो आइए अब हम इन्हें समीकरण के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, तो हमने सबसे पहला आपको क्रियाकलाप लिखवा दिया है, जिसमें हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलने के लिए हमने बताया था। जैसे सबसे पहला क्रियाकलाप में हमने बताया था मैग्नीशियम रेबन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो आपको पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, अर्थात MgO प्राप्त होता है। जिसमें यदि हम संतुलन की बात करें तो मतलब संतुलन तो हम बाद में करवाएंगे आप लोगों को। तो पहला आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने पहला क्रियाकलाप कैसे लिख दिया, और इसको हमने समझा भी दिया कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन अर्थात जब हम किसी को जलाते हैं तो अर्थात ऑक्सीजन की बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कोई भी पदार्थ बर्न अर्थात जल नहीं सकता है। इसका अर्थ क्या होगा कि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें MgO प्राप्त होता है। सेकेंड आपका क्या होगा, सेकेंड आपका क्रियाकलाप क्या है, सुने। सेकेंड क्रियाकलाप में आपने दिया है कि एक टेस्ट ट्यूब में अर्थात एक परखनली में लेड नाइट्रेट अर्थात सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। अर्थात आपने क्या लिया, एक परखनली, मान लो एक टेस्ट ट्यूब, इसमें आपको क्या लिया, लेड नाइट्रेट अर्थात PbNO3। इसमें आपने क्या लिया, PbNO3 का विलयन दिया। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें आपने PbNO3 का विलयन लिया। आपके क्रियाकलाप सेकंड को ध्यान से सुने। एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लिया जिसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दिया। इसमें आपने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड KI का घोल मिला दिया। अर्थात आपने क्या किया, लेड नाइट्रेट लिया पहले, PbNO3 लिया, फिर आपने क्या किया, इसमें क्या, पोटेशियम आयोडाइड को मिला दिया, और यहाँ पे जो रिएक्शन हुई क्या हुई, लेड आयोडाइड बना प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी हुई। यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए जो कि आपको लैबों में करना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ यहाँ पे उदाहरण देकर कुछ हमने समझाए हैं और कुछ हमने यहाँ पे क्या किया है, मतलब जी यहाँ पे समझने का कुछ नहीं है, यहाँ पे जो दिया है उसे आप रासायनिक रूप में समझ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना। अब आगे सुनो, यहाँ पर आपको जो उदाहरण दिए है तो आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है ना। आपको यदि याद करना है तो ये वाला उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आप इसे कर भी सकते हैं। और तीसरा आपको क्रियाकलाप दिया है, क्या, तीसरा क्रियाकलाप दिया है आपको, एक आपको फ्लास्क दिया है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, आप जान सकते हैं कि यह एक प्रकार के एसिड्स अर्थात अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप इसमें जान सकते हैं कि HCl अर्थात उसमें कहा है कि एक क्या बोल सकते हैं, एक फ्लास्क लिया, आप समझ सकते हैं कि फ्लास्क इस तरीके का हो सकता है, और इसमें आपने HCl ले लिया, कांच का फ्लास्क होता है H2SO4, इसमें आपने क्या, जिंक के टुकड़े मिला दिए ZnSO4। तो ZnSO4 मिलाने पर यहाँ पर आपको पता क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ZnCl2 मिलेगा प्लस H2 गैस, सॉरी, यहाँ पर आपको ZnCl2 अर्थात ZnSO4 यदि आपने मिला दिया यदि आपने क्या किया,
1 सेकेंड। यहाँ पर यदि आपने यदि आपने HCl जो था, HCl में यदि आपने जिंक के टुकड़े को मिला दिया है तो आपके यहाँ ZnCl2 बनेगा तथा H2 गैस निकलेगी। अर्थात ये यहाँ पर क्या होगा, जब कोई अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ की जाती है तो आपको लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करके रखना है, अभी आपको यहाँ पर याद नहीं करना है। तो आपको हमने यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, हमने कुछ इसके उदाहरण अर्थात 3 क्रियाकलापों के बारे में बताया और हमने एक आपको लक्षण के बारे में बताया कि रासायनिक अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। तो आपको हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और यदि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या बताते हैं आगे, एक बार और समझ लीजिए कि हमने जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और एक यहाँ पर आपका MP बोर्ड का एक क्वेश्चन तैयार होता है। इसे कहते हैं कैसा कि मैग्नीशियम रेवन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर यह होगा कि मैग्नीशियम रेवन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया हो जाती है। कहने का अर्थ है कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं उसकी पूर्ण साफ इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत जमी होती है जिसे हम अलग करने के लिए हम उसे साफ करते हैं, क्योंकि वह मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो हमें आशा है कि आपको यह उत्तर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्रियाकलाप क्या कह रहा है कि जब हम एक टेस्ट ट्यूब में PbNO3 अर्थात लेड नाइट्रेट का यदि हम विलयन लेते हैं और हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड अर्थात KI डाल देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यदि आपने पढ़ा हो तो यहाँ पर विस्थापन की अभिक्रिया हो गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर HCl यहाँ पे लिखा गया है कि एक फ्लास्क जिसमें H2SO4 या HCl उपस्थित है उसमें यदि हम जिंक के दानेदार टुकड़े अर्थात जिंक को मिलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर ZnCl2 प्राप्त होता है या H2, यहाँ पर ये भी लिखा है कि यदि आप H2SO4 यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में यदि जिंक के टुकड़े मिलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, ZnSO4 और प्लस H2। कहने का अर्थ है कि जब अम्ल की अभिक्रिया जब हम धातु के साथ कराते हैं तो आपको लवण एवं गैस प्राप्त होती है। हमें आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद हम आपका टॉपिक रासायनिक समीकरण की ओर अग्रसित करते हैं अर्थात उसमें प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जिसमें आपने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा नोट कर लें। इसके पश्चात हम रासायनिक समीकरण को समझेंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है। तो इस प्रकार यदि आप एक उदाहरण से समझें, जैसे यदि आप एक गाड़ी पर जा रहे हैं, यदि आप गाड़ी पर जा रहे हैं और आपके जैसे मोड़ है आगे, तो एक संकेत के रूप में दर्शाया जाता है कि यहाँ पर आगे मोड़ है तो कृपया कर आराम से चलें या इस तरीके से टर्निंग लें। यदि आगे टेक है या यदि आप आगे दुर्घटना स्थल है या कुछ भी चीज़ें हैं उन्हें हम संकेत के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन यदि वहाँ पर भाषा लिखी हो तो व्यक्ति उसे नज़रअंदाज कर देता है। कहने का अर्थ होता है कि संकेत जो होते हैं भाषा की तुलना में हमें ज़्यादा से एडॉप्टेशन करते हैं, ज़्यादा से हमें समझ में आते हैं और इन्हें हम कम शब्दों में अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर होता है कि जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया की भाषा इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि हम इसे
मतलब पढ़ तो सकते हैं, लेकिन इसे यदि हमें शॉर्टकट रूप में पढ़ना है तो इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में पढ़ते हैं तो हमें यह बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा तो ठीक है, इसे हम कम शब्दों में और कम समय में पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, तो कभी कभी पेपर में भी आ सकता है कि रासायनिक समीकरण की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी परिभाषित रूप में भाषा होती है, जिसे अलग करने के लिए या ऐसे संक्षिप्त रूप प्रदान करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण की जरूरत होती है। अर्थात जब रासायनिक हम समीकरण लिखते हैं तो इसमें हम कुछ संकेतों के बारे में भी लिखते हैं कि संकेत, और ताकि हम उसे मतलब बहुत ही कम स्वरूप में दर्शा सकें। जिस प्रकार यदि हम किसी गाड़ी से यदि हम कहीं पर जाते हैं तो यदि आगे दुर्घटना स्थल है तो किसी भी प्रकार का चिन्ह, अर्थात कुआं है, स्कूल है, या कोई भी आगे पब्लिक एक्टिविटी है, या कहीं पर भी कुछ दुर्घटना स्थल है, उसके बारे में हम संकेतों द्वारा संक्षिप्त रूप में हम उसको जान सकते हैं। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में भी यदि हमें संक्षिप्तता रूप में जानना है या पहचानना है तो हमें रासायनिक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का अर्थ क्या होगा, कहलाता है। यह है रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है। कहने का अर्थ होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम संकेतों के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, और रासायनिक समीकरण जो होता है रासायनिक अभिक्रिया का ही एक संक्षिप्त रूप होता है। तो हमें लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि आप एक उदाहरण लेके हम समझाएं आपको, जैसे आपका फर्स्ट क्रियाकलाप कहता था कि हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम रेवन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं, जिस प्रकार यदि हम मैग्नीशियम रेवन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमें इसे संकेतों के रूप में यदि आपको पता है कितनी ज़्यादा कि मैग्नीशियम रेवन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसे इतने बड़े रूप में लिखना बहुत ही दुष्कर काम है, अर्थात बहुत ही बड़ा काम है। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया में एक छोटा सा पॉइंट समझें। सबसे पहले कि सुने, आपको यह पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकर्मक कहते हैं। बाकी हम इसके बारे में और बताएंगे बाद में। और यहाँ पर हम इसे एरो के निशान से, बाकी सुने, यदि अभिकारक है, यदि दो अभिकारक हैं तो इसे प्लस के निशान से, अर्थात ए पहला अभिकारक ये हो गया, दूसरा जे हो गया। और इन दोनों के बाद जो उत्पाद बनता है उसकी ओर हम एक तीर का निशान लगाते हैं, और यहाँ पर C+D कोई उत्पाद का निर्माण होगा। अर्थात कहने का उद्देश्य क्या है कि अभिकर्मक को बर हमेशा बाएं साइड और उत्पाद को बर हमेशा दाएं साइड लिखा जाता है, अर्थात हमेशा। और ऐसे तीर के निशान, इनको बीच में तीर के निशान के द्वारा और इन्हें अभिकर्मक को धन के द्वारा और यहाँ उत्पाद में भी धन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर यदि कोई चीज है तो इसे उत्प्रेरक कहते हैं। इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में, अर्थात आगे की क्लासों में भी पढ़ेंगे। तो आपको, हमें लगता है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम उदाहरण पढ़ रहे थे।
तो सुने, तो उदाहरण फर्स्ट कहता है कि मैग्नीशियम रेबन को हमने क्या कर दिया, Cm से ऑक्सीजन से जोड़ दिया, तो क्या पड़ा यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का अर्थ क्या होगा कि आप यहाँ पर आप लिखते कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसे आप संक्षिप्त रूप में ऐसा भी तो लिख सकते हैं। और यदि आप इसका और संक्षिप्त रूप देखते हैं तो आपको यह पता होगा कि आपका उसका संक्षिप्त रूप Mg+O2 तो Mgu। तो आप कह सकते हैं कि आप इतने बड़े रूप को आपने छोटे रूप में लिखवाया, और आप समझ सकते हैं कि उतने बड़े रूप को पढ़ना बहुत ही बड़ा कठिन काम हो सकता है, लेकिन इसे हम संक्षिप्त रूप में भी समझ सकते हैं। अर्थात आज हमने रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उसके कुछ उदाहरण, उसके कुछ प्रकारों के बारे में हमने समझा, और हमने कुछ रासायनिक समीकरणों के बारे में समझा, कुछ लक्षण के बारे में भी समझा। कल की क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम और डिटेलिंग से पढ़ेंगे, और इसके दिशा निर्देशों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, उसके प्रकार क्या है, उसे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें संयोजन, वियोजन, अपघटन, ठीक है ना, और ऑक्सीकरण, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपसर्पण, इस प्रकार की कई अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसीलिए हमें आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको यह समझ में आया है तो धन्यवाद, और यदि आपको समझ में आया है तो दूसरों को शेयर करते रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।